लास्ट वीक स्टॉक मार्केट बर्फ की तरह पिघल गई। कुछ लोगों ने कहा ओवर रिएक्शन है, ले लो माल, और कुछ लोगों ने कहा सब बर्बाद हो जाएगा, बेच दो। लेट्स टॉक अबाउट तीन प्रैक्टिकल एंड इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको आज की स्टॉक मार्केट में पता होना चाहिए। नंबर वन, वो कौन सा रीजन है जिसकी वजह से आप पैसे लूज कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, खास तौर पे जब ऐसे इवेंट्स होते हैं। नंबर टू, क्यों मैं कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं उन लोगों के साथ जो कि ब्लैंकेट स्टेटमेंट देते हैं, मार्केट नीचे आ गई है माल ले लो, मार्केट ऊपर चली गई है माल बेच दो। मैं एग्जैक्टली एक्सेल के साथ आपको समझाऊंगा कि सिनेरियो कैसे चेंज हो सकता है और आपके लिए क्यों ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट बुरे हो सकते हैं। नंबर थ्री, मंडे को क्या करना चाहिए अगर आप इन्वेस्टर हैं, तो आपके पास क्या तीन ऑप्शन है जिसमें से आपको एक चूज करना है। सबसे पहले तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये समझ लें स्टॉक मार्केट इज एक्सट्रीमली रिस्की। ये दुनिया का सेकंड हाईएस्ट रिस्की एसेट क्लास है, और इससे भी बड़ी बात कि ये शॉर्ट टर्म में हद से ज्यादा रिस्की है। मतलब रिस्क हमेशा रहेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में एक्सट्रीम रिस्क हो जाएगा। बट रिस्क की दो किस्में हैं। पहले बात करते हैं इमोशनल रिस्क पे। मैंने अपने करियर में एक चीज बहुत गौर से नोट की है, लोग स्टॉक मार्केट में इसलिए पैसे लूज नहीं करते हैं कि एक्चुअल रिस्क आ गया है और उनको समझ नहीं आई वो चीज। वो इसलिए लूज करते हैं क्योंकि वो देख ही नहीं सकते अपने स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो की वैल्यू को गिरते हुए। आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन अगर आपके सर पे कोई बंदूक रख दे तो जो आपके दिमाग का एरिया एक्टिव होगा, जिसको हम लोग एमिगडाला कहते हैं, वही दिमाग का एरिया एक्टिव होता है जब आप अपने स्टॉक मार्केट के पोर्टफोलियो को नीचे जाता हुआ देखते हैं, और ये ट्रिगर करता है फ्लाइट या फाइट। यानी हमारा दिमाग बर्दाश्त ही नहीं कर सकता है अपने पोर्टफोलियो की वैल्यू को नीचे गिरते हुए। मतलब हमारा दिमाग ये चाहता है कि हम ज्यादा पैसे कमाएं, ज्यादा रिस्क लें, लेकिन जब रिस्क प्ले होता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता अपनी वैल्यू को नीचे देखते हुए। समझ रहे हैं आप? लेकिन ये चेंज हो सकता है। वैसे ही जैसे हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर और फिटनेस चेंज होती है, हम जिम जाते हैं तो। और मैंने कई लोगों के दिमाग चेंज किए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस मंदी में और पिछली जितनी मंदियां गुजरी हैं उसके अंदर मेरे कम्युनिटी मेंबर में मुझे कोई पैनिक का बटन दबा हुआ नहीं दिखा। कोई ऐसा मैसेज नहीं कि हम बर्बाद हो गए, थक गए, अब हम क्या करें। नो। यू नो व्हाई? बिकॉज मैं सिखाता हूं कि ओवरऑल इकोनॉमिक थीम को फॉलो करें, और ये आपको भी पता होना चाहिए। करंट अकाउंट क्या होगा, सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा? अगर डेफिसिट होगा तो रुपया डिप्रिसिएशन पे क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि रुपया डिप्रिसिएशन पे फर्क पड़ेगा तो इन्फ्लेशन आएगी, और अगर इन्फ्लेशन आएगी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, और जब इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो स्टॉक मार्केट पे इंपैक्ट होगा। हम इन चीजों पे हर मंथ बात करते हैं, और आपको भी इन चीजों का खास ख्याल होना चाहिए। नंबर टू, ये तो चेंज हो गया ना, ये होगा तो ये होगा, बट वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इन सब चीजों को हिला सकती है? इस बार इन्फ्लेशन इतना नीचे क्यों आया है? कोई एग्रीकल्चर कमोडिटी नीचे आ गई जिसकी वजह से नीचे आया? ऑयल प्राइसेस नीचे आ गई हैं, और अगर आ गई हैं तो अब क्या होना है, अगले 6-8 महीने में क्या दिख रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये क्रिएट करेगा आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस इमोशनल रिस्क के अगेंस्ट। एंड लास्टली, मेंटालिटी पे कैसे काम करते हैं, क्योंकि ये वन टाइम थिंग नहीं है। बार बार अपने आप को रिमाइंड कराना पड़ता है वी एज एन इन्वेस्टर कि ये रिस्की एसेट क्लास है, शॉर्ट टर्म के अंदर एक्सट्रीमली रिस्की है। इन्वेस्टमेंट एक लाइन में किसको कहते हैं? नीचे चीजें लो, ऊपर चीजें बेचो। लेकिन अगर नीचे आ रही हैं चीजें और हम ले ही ना बिकॉज ऑफ इमोशनल रिस्क, तो इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? मैं आपको 3 सवाल देता हूं जो कि ये सारी चीजें आपकी आसान कर देगा, और यही सवाल जो मेरे क्लाइंट्स HNWIs होते हैं जिनके पास बहुत पैसा है, मुझे फोन करके पूछते हैं कि स्टॉक मार्केट में क्या करें, तो मैं यही 3 सवाल इनसे पूछता हूं। सबसे पहला सवाल, क्या आपको ये कैश चाहिए जो आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है? अगर इसका आंसर है हां, तो मैं इनको कहता हूं भाई इन्वेस्ट किया क्यों है? अभी के अभी सारा माल बेचें, डजंट मैटर स्टॉक मार्केट ऊपर है या नीचे, और उस वक्त स्टॉक मार्केट में वापस आइएगा जब आपके पास वो कैश हो जिसकी आपको जरूरत ना हो। क्योंकि अगर वो पैसा इन्वेस्टेड है जो कि जरूरत का पैसा है, तो इमोशनल रिस्क आसमान पे चढ़ा हुआ होगा। हर छोटी से छोटी करेक्शन में यू विल सेल आउट। बट अक्सर और बेशतर ये प्रॉब्लम उनका नहीं होता। ये वही पैसा इन्वेस्ट करते हैं जिसकी इनको जरूरत नहीं होती है। देन आई आस्क देम, अगर पैसे की जरूरत नहीं है तो क्यों बेच रहे हैं भाई? तो अक्सर जवाब ये होता है बाजार और नीचे आ गई तो मैं एक आखिरी सवाल इनसे पूछता हूं, जो चीजें आपके पास पड़ी हैं, जो कंपनीज आपके पास पड़ी हैं, जिस इकोनॉमिक रीजन की वजह से आपने माल लिया था, इन्वेस्ट किया था, क्या वो ट्रू लगती है आपको? अगर ट्रू लगती है तो कैश ढूंढे, माल नहीं बेचें। लेकिन अगर मुझे इसका कोई जवाब देता है कि नहीं, तेजी को देख के मैंने वो शेयर ले लिए थे जो मुझे किसी ब्रोकर ने पिच कर दिए थे या जिस पर मेरा खुद का बिलीव नहीं था, मैं कहता हूं अभी के अभी ये चीजें बेचें और वो ले लें जिस पे आपका बिलीफ है। क्योंकि आप चाहें ना चाहें ये इमोशनल रिस्क
आपकी इन्वेस्टमेंट को बर्बाद कर देगा। स्टॉक मार्केट एक मशीन है जिसका एक ही काम है, इम्पेशेंट और इमोशनल अनस्टेबल लोगों से पैसे लेके पेशेंट और इमोशनली सैवी लोगों को पैसा देना। ये जो करेक्शंस आती है ना, ये मार्केट छांटी कर रही होती है, ये मशीन अपना काम कर रही होती है। और जब भी कोई ट्रिगर या इवेंट आता है, एक्चुअल रिस्क को किताब में देखना बहुत जरूरी होता है। अब दूसरी बात, एक्चुअल रिस्क को हम इन्वेस्टर नंबर्स के थ्रू देखते हैं। हम ये देखते हैं कि ये जो रिस्क आ रहा है उसका कहां कहां इंपैक्ट हो सकता है। जो स्टॉक्स हम लेके बैठे हैं या ओवरऑल मार्केट, उस पर कितना रिस्क आ सकता है, कौन सी चीजें चेंज हो सकती हैं जिससे हमारा अपसाइड और डाउनसाइड खराब हो जाए। इसलिए बगैर देखे जब लोग स्टेटमेंट देते हैं, ब्लैंकेट स्टेटमेंट देते हैं कि ये मार्केट नीचे आ गई है माल ले लो, या मार्केट ऊपर चली गई है माल बेच दो, आई हेट इट। ये शीट आप मेरे साथ फॉलो करें, ये मैंने अपनी कम्युनिटी को दी हुई है, जहां पे वो वेरिएबल्स को चेंज करके एक्चुअल अपसाइड या डाउनसाइड निकालते हैं मार्केट का। अब ये जो शीट आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, ये वो एक्चुअल नंबर्स हैं जिसको हम लोग देखते हैं स्टॉक मार्केट के लिए कि स्टॉक मार्केट सस्ती है या महंगी है। इनमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं? नंबर 1, इंटरेस्ट रेट आपको क्या लग रहा है अगले 1 साल के अंदर। नंबर 2, जीडीपी ग्रोथ आपको क्या लग रही है। एंड नंबर 3, स्टॉक मार्केट में पैसा डालने के लिए एक्स्ट्रा रिस्क आप कितना ले रहे हैं। और इन तीनों से निकलता है मार्केट का जस्टिफाइड पी, यानी कि आज स्टॉक मार्केट को किस पी मल्टीपल पे चलना चाहिए था। अब सोचे 21 अप्रैल है, कोई इंडिया पाकिस्तान का अटैक नहीं किया है, ये स्टॉक मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी जिसपे लोगों को लग रहा था 23, 24, 25% की अपसाइड है स्टॉक मार्केट के अंदर। उनको लग रहा था कि आज से 1 साल आगे तक एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट 11% रहेगा, जीडीपी ग्रोथ 3% होगी और इक्विटी रिस्क प्रीमियम 6% रहेगा। डन। तो मार्केट का जस्टिफाइड पी मल्टीपल कितना होना चाहिए? 7.36 टाइम्स। अगर उस वक्त मार्केट का पी मल्टीपल 6 था, देयर वाज अ 23% अपसाइड इन द मार्केट। मैं ये नहीं कह रहा कि उस वक्त स्टॉक मार्केट का अपसाइड कितना था और ये अपसाइड है तो आपको ले लेना चाहिए। मैं आपको ये बता रहा हूं कि ब्लैंकेट स्टेटमेंट क्यों नहीं देना चाहिए। नाउ लेट्स से किसी को ऐसा लगता है कि रुपया बहुत लंबा डिप्रिशिएट हो जाएगा। लंबा डिप्रिशिएट हो जाएगा का मतलब इन्फ्लेशन आ जाएगा और इन्फ्लेशन की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। लेट्स से अब किसी को लगना शुरू हो जाता है स्टॉक मार्केट में कि इंटरेस्ट रेट अगले 12 महीने में बढ़ के 16% हो जाएगा। और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो जीडीपी ग्रोथ भी 3% नहीं होगी, लेट्स से 1-8% होती है। और इक्विटी रिस्क प्रीमियम, जिस कंट्री में वॉर हो रहा हो, स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने का रिस्क सेम रहेगा जो कि नॉर्मल हालात में था? नहीं, लेट्स से ये रिस्क भी बढ़ जाता है और 6 से ये 8% हो जाता है। अब देखें, अगर आज स्टॉक मार्केट का 6 का पी मल्टीपल है तो स्टॉक मार्केट की डाउन साइड है 27%। इसीलिए बगैर इकोनॉमिक इवेंट्स को देखे, बगैर इकोनॉमिक इवेंट्स की अंडरस्टैंडिंग लिए और उसको समझे, ब्लैंकेट स्टेटमेंट बेकार है। मैं यहां पे ये नहीं बता रहा हूं स्टॉक मार्केट कितनी नीचे आ सकती है, मैं आपको यह बता रहा हूं कि वेरिएबल्स को समझना, उनको निकालना, उनको फॉलो करना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर आप पैसिव इन्वेस्टर हैं, यानी कि आपने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं स्टॉक मार्केट में बट म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, यानी कि जो नाम सुनते हैं ना अब, इक्विटी फंड, स्टॉक मार्केट फंड, शरिया कंप्लायंट इक्विटी फंड्स या इस्लामिक स्टॉक फंड्स, अगर आपने इनको पैसे दिए और ये स्टॉक मार्केट में पैसे लगा रहे थे, तो ये जो मैंने आपको एक्सेल करके बताया, ये ऑलरेडी ये लोग कर रहे हैं। अगर आपने ईटीएफ्स में पैसे लगाए हैं और उसके थ्रू स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपका बिलीफ क्या है? आपका बिलीफ यह है कि लॉन्ग टर्म में चीजें ठीक हो जाएंगी, मैंने वो पैसा लगाया जिसकी मुझे जरूरत नहीं है और पाकिस्तान की टॉप 10-12 कंपनीज लेके बैठा हूं जिन पे वैसे ही कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट लंबे टाइम के लिए नहीं पड़ेगा। मैं इंडिविजुअल स्टॉक सेलेक्ट करता हूं, इसलिए मेरे लिए ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी है। अगर आप भी इंडिविजुअल स्टॉक सिलेक्शन करते हैं तो प्लीज ब्लैंकेट स्टेटमेंट से डरें, अपनी कंपनी को देखें और यह देखें कि उन पे इन इकोनॉमिक वेरिएबल्स का क्या फर्क पड़ सकता है। अगर रुपया डिप्रीशिएट होता है तो क्या फर्क पड़ सकता है, अगर रुपया अप्रीशिएट होता है तो क्या फर्क पड़ सकता है, इंटरेस्ट रेट चेंज होंगे, इन्फ्लेशन चेंज होगा तो डिमांड पे क्या फर्क पड़ सकता है। क्योंकि आपने स्टॉक पिकिंग अपने तौर पे की है, आपको यह पता होना चाहिए क्योंकि सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आखिरी बात, मंडे को आपको क्या करना चाहिए इन हालात में? तो ये सुने, हर वो चीज जिसका आउटकम यानी रिजल्ट अननोन है, हम पता ही नहीं लगा सकते कि सिनेरियो कहां जाएगा, हम उस पे करते हैं सिनेरियो एनालिसिस। चलें, इंडिया पाकिस्तान के केस में 3 सिनेरियोज बनाते हैं। नंबर 1, कुछ नहीं होगा, हम न्यूक्लियर स्टेट्स हैं
हम दोनों को यह बात पता है कि अगर जंग होती है तो हम दोनों के लिए बुरा है, और जो हुआ वो मैक्सिमम था, और 2019 की तरह अगले 1-2 हफ्ते में ही चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। आपका ये पहला सिनेरियो है। ऑप्शन नंबर 2, फुल फ्लेज वॉर। इस केस के अंदर मेरे भाई, अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ होगा तो सारे रिस्की एसेट क्लासेस, मैं सिर्फ स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूं, सारे रिस्की एसेट क्लासेस आपको भेज देने चाहिए। आपको दुआ करनी चाहिए कि हम सब प्रोटेक्टेड रहें, बिकॉज अगर हम प्रोटेक्टेड ही नहीं रहेंगे तो इन्वेस्टमेंट करने का कोई फायदा नहीं। बट इन अ नॉर्मल केस, ऐसे हालात में स्टॉक मार्केट्स बहुत बुरी तरह से नीचे आती हैं, और सिर्फ वो बंदा जिसको जेन्युइन बिलीव है कि वॉर के बाद चीजें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि वॉर जब शुरू होती है तो कहां एंड होती है किसी को नहीं पता है, वही पैसा लगा सकता है। बट 99.99% इंक्लूडिंग मी इस वॉर के अंदर पैसे के बारे में नहीं सोच रहे होंगे। नंबर 3, आपको लगता है ये स्क्रिमिशेस चलती रहेंगी 4, 6, 8 महीने, ये चीजें होती रहेंगी, मतलब मार्केट वॉलेटाइल रहेगी। अगर ये केस आपको लगता है तो आपको यह समझना पड़ेगा कि इकोनॉमी वैसी नहीं होगी जैसे 21 अप्रैल 2025 को थी। चीजें फर्क होंगी, चीजें खराब होंगी। कितनी खराब होंगी ये आपने सोचना है। बट ब्रॉडली स्पीकिंग, आपको वो कंपनीज चूज करनी चाहिए जिन कंपनीज के ऊपर इसका नेगेटिव इंपैक्ट कम से कम हो या पॉजिटिव इंपैक्ट हो, जिनके कैश फ्लोज का ताल्लुक इस रिस्क से ना हो, जिसको इंटरेस्ट रेट का बहुत बड़ा इंपैक्ट ना पड़ता हो, और इसमें आप इन्वेस्ट करेंगे थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी के अंदर। यानी यहां उम्मीद आपकी क्या है कि चीजें नरम गरम रहेंगी, बट 6-8 महीने के बाद चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो स्लोली एंड स्टेडिली अच्छे स्टॉक्स के अंदर या म्यूचुअल फंड्स के अंदर या ईटीएफ्स के अंदर आपको थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना है। सो रिवाइंडिंग इट ऑल, नंबर 1, स्टॉक मार्केट में सिर्फ वही पैसा लगाना है जो एक्स्ट्रा हो, जिसकी आपको जरूरत ना हो, और लंबे टाइम के लिए पैसे लगाना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में एक्सट्रीमली रिस्की है। नंबर 2, हर बार जब बाजार नीचे आती है कोई ऐसा इवेंट होता है, कोई ऐसा ट्रिगर होता है, उस इवेंट और ट्रिगर को इकोनॉमिक लेंस से, रिस्क के लेंस से, और जो कंपनीज आप ओन करते हैं उनके बिजनेस मॉडल के लेंस से समझना बहुत जरूरी है। ब्लैंकेट स्टेटमेंट ना सुने ना दें। एंड नंबर 3, आप चूज करें एक सिनेरियो जो आपको होता हुआ सबसे ज्यादा लगता है, और उस सिनेरियो के पीछे आप पैसे लगाएं। वैल्यू मिली, चीजें क्लियर हुई तो मेरी फीस है YouTube पे आपकी सब्सक्रिप्शन। अगर ये वीडियो अच्छी लगी और ऐसी डिटेल्ड चीजें देखने का आपको दिल करता हो जहां पे हम पर्सपेक्टिव और नंबर्स को साथ रखें, ड्रॉप मी अ कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।